बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, उसमें का से लेके तो जा तक क्वेश्चन दिए हैं और उसमें ऊपर लिखा है कि देशों की पहचान करें। अर्थात नीचे एक वाक्य दिया है, उसकी उस वाक्य के अनुसार ये चीजें किस देश के अंदर हैं, वो हमें देश का नाम पहचानना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले चूंकि प्रश्न नहीं लिखूंगी, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो प्रश्न नंबर 1 का कि देशों की पहचान करें, है ना। तो उसमें पहला है, राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। तो ये कहाँ बना? राजतंत्र और लोकतंत्र समर्थक समूह और अतिवादी, इनके बीच जो संघर्ष था वो राजनीतिक अस्थिरता का कारण बना। तो वो देश कौन सा है जहां ये सब हुआ? तो वो देश निश्चित रूप से नेपाल है। तो आपके का जो आंसर आएगा वो उत्तर आएगा नेपाल। अच्छा, प्रश्न नंबर 1 लिख देते हैं, देशों की पहचान करें, है ना। देशों की पहचान करें, ठीक है। तो देशों की पहचान में पहला जो है वो है ये का है नेपाल, ठीक है, नेपाल हो गया। दूसरा जो है उसमें पूछा है चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश, चारों तरफ से जहां बिल्कुल भी समुद्र नहीं है, तो वो देश का उत्तर भी नेपाल है ना। तो ये भी कौन सा देश है? ये भी नेपाल है, ठीक है, ये भी नेपाल है। उसके अलावा अगला पूछा है कि दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। सबसे पहले किया तो भारत ने भी है और बाकी देशों ने भी, लेकिन यहाँ सबसे पहले पूछा है तो इसका उत्तर आता है श्रीलंका। यानी सबसे पहले दक्षिण एशिया में जिस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण प्रारंभ किया, उस देश का नाम है श्रीलंका, है ना। श्रीलंका ने किया था। अगला जो घा है, घा में पूछा गया कि सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। घा है, सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। तो ऐसा कौन सा देश है जहां सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मार ली, है ना। तो वो देश है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में समय समय पर जो है सेना हावी हो जाती है, ठीक है। तो इस देश का नाम आएगा पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र और सेना के समर्थकों के बीच संघर्ष में किसने बाजी मारी? सेना ने बाजी मारी। सेना हमेशा हावी रही हो, है ना, बहुत कम समय के लिए लोकतंत्र रहा। तो अगला जो अंगा है वो है दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित। इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं। यानी कौन सा देश है दक्षिण एशिया में जो केंद्र में स्थित है और इसकी सीमाएं दक्षिण एशिया के बाकी अधिकांश देशों से, सभी नहीं, अधिकांश देशों से मिलती हैं। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से भारत है। भारत ही ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित है और इसकी सीमाएं अधिकांश देशों के साथ मिलती हैं, ठीक है। चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, है ना, इन सब के साथ, श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा है हमारी। तो ऐसे करके सभी देशों के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं लगभग, अधिकांश, है ना। अगला जो है वो पूछा है पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी और अब यह एक गणतंत्र है। पहले एक सुल्तान के हाथ में सत्ता थी उस देश में और अब जो है वहां गणतंत्र है। तो ऐसा कौन सा देश है वो दक्षिण एशिया का? तो इसका नाम है मालदीव, है ना। मालदीव वो देश है जहां पहले सुल्तान शासन करते थे और अब वहां पर गणतंत्र है ना। तो इसका आंसर आएगा मालदीव। 6 है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण
इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है। यानी वो कौन सा दक्षिण एशिया का देश है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी बचत और सहकारी संस्थाएं या ऋण व्यवस्था के कारण इसको गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिलती है। तो वो देश है बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी लघु बचत योजनाओं के माध्यम से, सहकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश वो देश है जहाँ पर ये छोटी छोटी बचत बैंकों के द्वारा सहकारिता के ऋण देकर बचत को प्रोत्साहित करते हैं और ऋण देकर गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। अगला है जा, एक हिमालयी देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। वह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा है। एक ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, यानी उसकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती हैं और वो वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है। तो ऐसा दो विशेषताएं होंगी, तो भूमि नहीं छूती, तो ऐसा तो नेपाल भी था, लेकिन यहाँ पर चूंकि संवैधानिक राजतंत्र की भी बात कर रहे हैं और चूंकि नेपाल में तो अब वर्तमान में लोकतंत्र है, तो संवैधानिक राजतंत्र वाला ये देश है जिसकी सीमाएं चारों तरफ से भूमि को छूती हैं, तो वो है भूटान। ठीक है, भूटान में अब संवैधानिक राजतंत्र है और ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कुछ 4 वाक्य दिए हैं और उनमें से हमें ये छांटना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो गलत है। तो पहला दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली है। खा है बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ग है साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क शिखर सम्मेलन में हुए। और घा है दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनकी सत्यता की चूंकि हमें गलत जो कथन इससे रिलेटेड नहीं है, तो नीचे से ही चलते हैं। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं। ठीक है, उसके बाद साफ्टा पर हस्ताक्षर 12वें सार्क सम्मेलन में हुए, ये भी सत्य है। फिर बांग्लादेश और भारत के बीच नदी जल के बारे में समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुए, बिल्कुल फरक्का जल समझौता है वो। उसके बाद फिर क्या है कि जो गलत है, तो वो पहला ही जो कहा है कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली है, ये कथन गलत है। क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं सेना का शासन है, कहीं अध्यक्षीय प्रणाली है, कहीं संसदीय प्रणाली है। तो इस प्रकार से इसका जो कथन का है कि एक तरह की शासन प्रणाली है, ये गलत है। तो यहाँ इसका उत्तर हम लिखेंगे का, और का है दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली है। दक्षिण एशिया में केवल एक तरह की राजनीतिक प्रणाली है। तो ये कथन गलत है ना, ये कथन गलत है। तो प्रश्न नंबर 2 हमने हल किया। प्रश्न नंबर 3 के तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली में कौन कौन सी बाधाएं हैं, है ना। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। और इसका आंसर है कि पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में निम्न बाधाएं हैं।
निम्न बाधाएं या कठिनाइयां भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो नंबर 1 है सेना का हस्तक्षेप। सेना का हस्तक्षेप। दूसरा है कट्टरता, कट्टरतावाद। तीसरा है आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद। चौथा है धर्मगुरु, ठीक है। और पांचवा है वो है भूस्वामी अभिजन, भूस्वामी अभिजन। ये 5 चीजें उसके लोकतंत्रीकरण में बाधाएं पैदा करते हैं, ठीक है। और ये कैसे बाधा पैदा करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि अगर ये ऐसे ही आ जाए, अगर ये छोटे उसमें आए तो बस इतना हम लिख देंगे तो काफी हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न बड़ा आ जाए, ज्यादा नंबर का आ जाए, मान लो 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो फिर हमें वैसे तो ब्लूप्रिंट अब आ गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा डिसाइड हो गया है कि कैसे किस में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बहुत है, लेकिन इससे अधिक आता है तो हम इन्हें डिटेल में लिख सकते हैं कि समय समय पर सेना ने हस्तक्षेप किया है और सैनिक दखलंदाजी के बाद वहां लोकतंत्रीकरण का समाज खत्म करके और सेना ने अपना कब्जा करके अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो सैनिक शासन वहां बहुत रहा है, इसीलिए वो एक लोकतंत्र की राह में बाधा है। दूसरा कट्टरतावाद, यानी वहां धर्म की कट्टरता बहुत अधिक है, उसको लेकर भी कट्टरतावाद एक बहुत बड़ी बाधा है, लिबरल नहीं है वो, है ना। तीसरा है आतंकवाद, चूंकि आतंकवाद की जननी हम कहें तो वो है, तो सिर्फ ऐसा होता है कि जब हम किसी अपने बच्चे को गलत चीज सिखाते हैं तो वो केवल सामने वाले को ही नहीं हमें भी नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे ही आतंकवाद जैसे कि भारत सहित अन्य देशों में नुकसान पहुंचा रहा है, उसी प्रकार से वो पाकिस्तान के लिए भी कहते हैं सिरदर्द बना हुआ है ना। उसके अलावा है धर्मगुरु, वहाँ के जो धर्मगुरु हैं उनकी बहुत चलती है और वही वहाँ की राजनीति को डिसाइड करते हैं कि कौन सत्ता पर काबिज होगा, ठीक है। तो धर्मगुरु भी लोकतंत्रीकरण में, जैसे ही लोकतंत्र स्थापित होता है और उनको लगता है उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो वो उन्हें अपदस्थ करवाने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रहती है ना। फिर भूस्वामी और अभिजन, इनका वर्चस्व भी बहुत ज्यादा है और सत्ता में वही लोग बैठते हैं जिनकी इन्हें सहमति प्राप्त होती है। तो ये पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां है। अगर छोटा प्रश्न है तो ऐसे ही लिख दें, बड़ा है तो जो मैंने चीजें कही हैं उनको भी आप इसमें जोड़ दें, ठीक है। अगला चौथे नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है श्रीलंका के ऊपर है, प्रश्न नंबर 4, और उसमें पूछा गया है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की प्रमुख भूमिका है। सॉरी नहीं, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को सफल करने में कैसे बहाल हुए और श्रीलंका के जातीय संघर्ष वाला। तो चूंकि अभी इसको अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो फिर हो जाती है। और मैं इनको चूंकि 4 और 5 वैसे चाहें तो छोटा भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन इनको बड़ा करके भी दोनों तरह से बताऊंगी कैसे, अगर छोटा है तो कैसे लिखना है, बड़ा है तो कैसे लिखना है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आशा करती हूँ आपको ये काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और आपके बहुत काम के हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।